तो आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि चैप्टर 8 है आपके एनसीईआरटी 10th क्लास के साइंस बुक का। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वन गो में हम लोग देखेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, और फिर उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमने बर्डिंग के बारे में पढ़ा था। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाया, उसमें हमने डिस्कस किया था बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड होता है बर्डिंग। तो बर्डिंग किस में होता है? बर्डिंग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? फंजाई आ जाना चाहिए, और साथ में हाइड्रा क्लासिक एग्जाम्पल है बर्डिंग का। इसमें होता क्या था, जैसे हाइड्रा की अगर बात करें तो ऐसा होता था और इसमें से एक प्रोट्रूजन निकलता था, मतलब आउट पाउचिंग निकलता था। जैसे कि ये मैंने जैसे इस जगह पे जो बनाया है ये होता था बर्ड। अब इसके बाद क्या होता था? इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये आउट पॉकेट जो है वो और बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और फिर अगले में तो ये पूरा ही डिटैच हो जाएगा, ऐसे आपका ये है, और एक ये नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ये होता था बर्डिंग। ठीक है, और बर्डिंग जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको याद रखना है बर्डिंग के लिए हाइड्रा। बर्डिंग के लिए आपको क्या याद रखना है? बर्डिंग के लिए आपको याद रखना है हाइड्रा। और फंजाई में जनरली होता है, तो इनमें से यीस्ट एक फंजाई है, आपको पता है यीस्ट फंजाई होता है, तो यीस्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाकी आंसर क्यों नहीं हो सकता? अमीबा में तो उससे फिजन से होता है, प्लाज्मोडियम में भी फिजन से होता है, लिशमेनिया में भी नहीं, बर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यीस्ट इसका सही आंसर है, और इस तरीके से बर्डिंग भी हमने रिवाइज कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, तो अब कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? ओवरी है, यूट्रस है, वास्ट डिफरेंस है और फेलोपियन ट्यूब है। तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वास्ट डिफरेंस है। क्यों? फीमेल रिप्रोडक्टिव याद करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव हम कैसे बनाते थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर हम लोग याद करें, एक मिनट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बनाए तो ऐसे होता है, ऐसे, और फिर यहाँ से होता है, इस तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जिस पार्ट्स और इनके क्या क्या फंक्शन थे, ये हमने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया था, कौन से पार्ट का क्या रोल है। लेकिन वास्ट डिफरेंस अगर आप याद करो तो वास्ट डिफरेंस किसको कहते हैं? वास्ट डिफरेंस होता है जो टेस्टिस से बाहर जा रहा होता है, इस पार्ट को कहते हैं एपिडिडाइमिस। सपोज एक टेस्टिस है, यहाँ से एपिडिडाइमिस जा रहा होता है और उसके बाद जो ले जाता है, कैरी करवाता है डक्ट लाइक सिस्टम, इसको कहते हैं वास्ट डिफरेंस। किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा है, not a part of female reproductive, vast difference, not a part of female reproductive system, it is a part of male reproductive system। क्या फंक्शन होता है वास्ट डिफरेंस का? कैरी करवाता है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है और स्पर्मिएशन होता है, तो जब स्पर्म बाहर निकल रहा होता है तो वास्ट डिफरेंस के थ्रू वो एक चैनल प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और बाकी के ये पार्ट्स हमने देख ही लिया। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है एंथर कंटेन्स, ठीक है, सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल, पोलन ग्रेन। तो देखो अगर आपने देखा है पूरे डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें मैंने क्या बताया, जो एंथर है उसके अंदर होते हैं मेल गेमीट्स, आंसर के अंदर होते हैं मेल गेमीट्स। ठीक है, तो एंथर कंटेन्स क्या होगा? पोलन ग्रेन हो जाएगा। कैसे? जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, इस पार्ट को, स्टॉक लाइक पार्ट को हम लोग कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाले इस पार्ट को कहते हैं एंथर। और एंथर के अंदर क्या निकलते थे? मैंने आपको बताया था डॉट
डॉट। एंथर के अंदर से क्या निकलते हैं? एंथर के अंदर से निकलते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है, तो इन्फ्लोर्स करता है, फिलामेंट से कनेक्टेड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, और इसके अंदर एंथर सैक लाइक है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर गैमीट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था दो मेल गैमीट्स होते थे, दो मेल गैमीट्स होते थे। क्यों? एक तो आपका ओव्यूल के साथ फ्यूजन करता था, जो कि आपका जाइगोट बनाता था फर्टिलाइजेशन के बाद, और एक फ्यूज करता था किसके साथ? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ, जो एंडोस्पर्म बनाता था। थ्री उसमें न्यूक्लियस होते थे, ट्रिप्लॉइड होता था, याद करो। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है? ईजी पड़ेगा उसके लिए। और बाकी ये जो है सेपेल्स, ओव्यूल, पिस्टल। सेपेल्स क्या होता है? साइड में जो फ्लावर के बेस में ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर फ्लावर होता है, इसको कहते हैं सेपल। ओव्यूल्स क्या होते हैं? ओव्यूल्स फीमेल गैमीट कह सकते हैं, फीमेल का जो जर्म सेल है वो ओव्यूल्स में होगा। और पिस्टल, पिस्टल जो है वो हम लोग कहेंगे, पिस्टल पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं, ठीक है? तो ये भी हो नहीं सकता, पॉलन ग्रेन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो देखो, मैंने इसके ऊपर बहुत इलेबोरेट डिस्कशन किया था जब मैं इंट्रो दे रहा था आपको कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में जो हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे, तो मैं सेक्सुअल के ऊपर, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास बात क्या था कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। कौन कौन से? मेल और फीमेल, ठीक है? इन दोनों के जो गेमीट्स थे, जैसे 23 क्रोमोसोम टोटल मिलके 46 क्रोमोसोम इन द जाइगोट, ठीक है? तो जो कैरेक्टर्स आते हैं, जो ऑफस्प्रिंग, फादर के साइड से भी 23 क्रोमोसोम आया है, मदर के साइड से भी 23 क्रोमोसोम आया है, दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम बना के एक बेबी बना रहा है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्योंकि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें डिट्टो फोटोकॉपी नहीं बन रहा, जैसे सेक्सुअल में मैंने क्या बताया था कि क्लोनिंग होती है, एक टर्म है क्लोनिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग होती है, मतलब क्या कि एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनता है, एग्जैक्ट रेप्लिका। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होता है, यहाँ पे जेनेटिक जो बेबी है वो अपने फादर या मदर का 100% कॉपी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ फीचर्स मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स के फोटोकॉपी चाहिए थे, तो आपने अपने ए फ्रेंड से नोट्स के फोटोकॉपी किए, और आपके पास भी ए की नोट्स की फोटोकॉपी आ गई। और एक और बी फ्रेंड था, वहां से आपने नोट्स के फोटोकॉपी की, आपके पास बी के नोट्स की फोटोकॉपी आ गई। पर आपको चाहिए बेटर नोट्स, तो बेटर नोट्स के लिए आपने क्या किया? कुछ पॉइंट तो आपने ए के नोट्स से ले लिए थे, और कुछ पॉइंट आपने बी के नोट्स से ले लिए, ठीक है? और अब इसका फोटोकॉपी बना के आपके पास कैसे नोट्स है, जिसमें ए के भी अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बी के भी अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपके पास ये बेटर नोट्स आ गए। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। डायरेक्ट जो फोटोकॉपी हो रहा है यहाँ पे, ए से ए, बी से बी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें डायरेक्ट रेप्लिका बन रहा है, डिट्टो फोटोकॉपी बन रहा है। पर सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो दोनों का मर्ज होके नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, जेनेटिक लेवल पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, तो जो आपके रिकॉम्बिनेशन है वो बनेगा, और आपके काफी अच्छे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म बनता है। टेस्टिस के अंदर होता है एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बहुत ही ऐसा कर्व्ड और कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होंगे, जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बन रहा होता है स्पर्म्स, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्म के प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आप ये कह दोगे। सेकंड फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करवाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन, मेल एंड्रोजन। तो ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि आपके मेल सेक्स हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरीली यही है। कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मेल में, जैसे कि बियर्ड और हेवीनेस ऑफ वॉइस, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होगा। तो टेस्टिस के रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज अ स्टेरॉइड हार्मोन एंड प्राइमरी मेल सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाते हुए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तब तो है ही, और आपको रिप्रोडक्शन समझने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना बहुत जरूरी है। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन। ये पता होना चाहिए कि जो oogenesis फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीट, जिसको अभी आप ओवम कह सकते हो, पर एक्चुअली में ये होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ओवम कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो देखो, अगर तो फ्यूज हो गया तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में मेंस्ट्रुएशन जैसे 28 डेज की है, तो मेंस्ट्रुअल फेज यूट्रस का एंडोमेट्रियम है। एक्चुअली में जब ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, तो यूट्रस को नहीं पता है कि ये फ्यूज होगा या तो ये फ्यूज नहीं होगा। यूट्रस को बिल्कुल नहीं पता है, पर यूट्रस अपनी तरफ से अपना काम कर देता है। क्या करता है, वो अपनी वॉल को थिक कर देता है इस उम्मीद में कि अगर ये फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है और कल को एम्ब्रियो बनता है, मोरुला बनता है, तो मेरे अंदर ही इम्प्लांट होना है। आपको पता है जब अगर फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, कुछ दिन बाद वो एम्पुला से मतलब फेलोपियन ट्यूब से नीचे आएगा और जो आपका यूट्रस के वॉल है उसमें एम्बेड हो जाएगा। तो यूट्रस को नहीं पता है कि ये फ्यूज होगा कि नहीं होगा, पर वो अपने वॉल की थिकनिंग स्टार्ट कर देता है एज एंटिसिपेटरी रिएक्शन, मतलब इस सोच में कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर अब हम केस कौन सा देख रहे हैं कि डज नॉट फ्यूज। तो वही वाली बात मैंने आपको कहा था कि गेस्ट आने वाले और आपने खाना मंगा लिया उनके लिए, अपनी तरफ से आपने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर आपको बाद में पता चल रहा है कि अच्छा गेस्ट तो आ ही नहीं रहे हैं, तो आपका खाना हटाना पड़ेगा आपको, या तो आप खुद खाओगे या किसी को दोगे या जो भी हो।
तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम यूट्रस जो था वो थिक हो गया था इस उम्मीद में कि ये फ्यूज हो जाएगा तो यूज करेगा मुझे, पर वो फ्यूज हुआ नहीं। हम ये वाला केस देख रहे हैं, डज नॉट फ्यूज। तो जो थिकनिंग हुई थी वो शेड ऑफ होने लगेगी, जो वॉल इतनी मोटी हो गई थी यूट्रस की वो अब बिल्कुल थिन हो जाएगी, और ये जो एक्स्ट्रा जो सारा निकलेगा सेल और अलोंग विद ब्लड वेसल और ब्लीडिंग, वो हो गया मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में। तो मेंस्ट्रुएशन अगर पूछे, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पूछे, तो उसका असली कारण यही है कि क्योंकि ये फ्यूज रिएक्शन के तरीके से जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस के 3 वॉल होते हैं। कौन कौन से? सबसे अंदर होता है, सॉरी, यूट्रस के 3 लाइनिंग होते हैं। सबसे अंदर होता है एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर मतलब कैविटी के तरफ, ये कैविटी है तो सबसे अंदर होगा एंडोमेट्रियम। फिर होता है मायोमेट्रियम, और फिर सब हमने कर लिया। और इसके बाद अगर आपको पूरा साइकिल एक्सप्लेन करना है तो एक बार जल्दी से देख लेते। वैसे मैंने इसका पूरा डिटेल में लेक्चर टाइम पूरा बताया है। क्या क्या पार्ट्स आप देखो। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जिसको कहते हैं पेडिकल। पेडिकल क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। उसके बाद आप बना दो सेपल्स। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम आपके बुक में बना है, आप वहाँ से अच्छे से देख के बना सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। सेपल्स के बाद ये हो गया क्या? पेटल्स। अब देखो, फ्लावर जो है आपका 2 तरह का हो सकता है। कैसे 2 तरह का हो सकता है? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फीमेल एक ही में होगा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट। तो कैसे? देखो यहाँ पे होगा। अब हम पहले फीमेल अगर बनाए, मतलब कि पिस्टल, ठीक है। और अगर हम मेल पार्ट बनाए, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर का। अब इसमें लेबलिंग अगर हम कर दे तो क्या हो जाएगा? ये जो बीच में मैंने बनाया है, जो बीच में मैंने बनाया इस कलर से, ये है आपका पिस्टल कंप्लीट, मतलब पूरा स्ट्रक्चर। अगर एक एक डिटेल में अलग अलग पार्ट में जाए तो ये सबसे ऊपर है स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और ये है ओव्यूल, ठीक है। और अगर मेल की अगर हम बात करें तो मेल में क्या है? मेल में है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और ये पेटल्स आपके हैं, सेपल्स, और ये सब मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना होगा अगर फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन पूछे। बेटा डायग्राम आपके बुक में दिया है ऑब्वियसली, पर ये हमने तभी डिस्कस भी कर लिया था। तो लेबलिंग और आपको अगले पे आता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या होता है कि जब जो मेथड्स यूज किए जाते हैं ताकि जो जो इंटरकोर्स है उसके बाद अगर बेबी नहीं चाहिए, तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का क्वेश्चन है।
तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, कॉन्डम्स या फिर डायफ्राम यूज किया जाता है। बैरियर मेथड मतलब कि ये फिजिकली जो दोनों गेमीट्स है उनको मिलने से रोकेगा, ठीक है। अब बैरियर मेथड्स के अलावा आ सकता है केमिकल मेथड। केमिकल में क्या आ सकता है, जैसे कि ओरल पिल्स ले सकते हैं। अगर ओरल पिल्स लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपका ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन मतलब कि रिलीज ऑफ ओवम, वो रुक जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज आ जाता है और ओव्यूलेशन रुक जाता है ओरल पिल्स से। इसका क्या होता है, इम्प्लांट्स हो सकता है। इम्प्लांट्स क्या होता है, इम्प्लांट्स होता है हॉर्मोन्स की स्टिक होती है बहुत छोटी सी, उसको सबक्यूटेनियसली मतलब स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, पर वो धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करता रहेगा, और क्योंकि हार्मोन रिलीज कर रहा है तो आपका जो फर्टिलाइजेशन और जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होगा इम्प्लांट से। और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, नेचुरल मेथड हो सकता है जिसमें कोई एक्सटर्नल चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प यूज़ नहीं हो रही। नेचुरल मेथड के अंदर पीरियोडिक एब्सिटेंस कर सकते हैं, मतलब कि उस पीरियड में जब आपको लग रहा है कि इस पीरियड में ओव्यूलेशन होने वाला है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होता है, मैंने आपको बताया, तो जो कपल्स हैं वो 14th डे के 3-4 दिन इधर और 3-4 दिन इधर, मतलब कि 10th से आप कह सकते हैं 17th-18 डे तक इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन होने की सबसे ज़्यादा चांस है, और अगर ओव्यूलेशन हुआ रहेगा, अगर ओवम रिलीज रहेगा, उसके बाद ही स्पर्म जाके फ्यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे साइकिल में कभी भी स्पर्म अगर रहे तो ओवम वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो फ्यूज हो नहीं पाएगा। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्सिटेंस। और इसके अलावा हो सकता है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि जैसे ही इजैकुलेशन आने वाला होता है, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन द मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पेनिस, मतलब कि जैसे ही इजैकुलेशन आने वाला होता है उसके जस्ट पहले जो है ताकि इजैकुलेशन रीच ना करे, इजैकुलेशन के अंदर ही सीमेन और स्पर्म है, तो कोइटस इंटरप्टस में सीमेन और स्पर्म को हम लोग चाह रहे हैं कि रीच ना करे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और उसके बाद अगर रीच नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, जाइगोट भी नहीं बनेगा। तो ये कुछ मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्टिव के जो कि क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो ये मेथड क्वेश्चन 8 हो गया। 9th आता है, हाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए चलते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में पूछा है कि मोड कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो देखते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का क्या है कि सिंगल सेल है, ठीक है। सिंगल सेल है तो वो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। सिंपलर इन द सेंस जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेल की होगी, ठीक है। तो जो डिवीजन है, सपोज एक सेल का आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि सबका फेवरेट अमीबा ले लिया। तो अमीबा कैसे करता है, बाइनरी फिजन से करता है, आपको पता है, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा और ये 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हो गया बाइनरी फिजन, ठीक है। हमें ए सेक्सुअल का ही बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में खास बात यह है, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर। तो ए सेक्सुअल की अगर हम बात करें तब तो ऐसे इधर बाइनरी फिजन हम कह सकते हैं। मल्टीसेलुलर में कैसे कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे हमने देखा था ब्रायोफिलम के लीफ के मार्जिन पे, एजेस पे लीफलेट्स निकलने लगते हैं जो कि आगे चल के लीफ बना देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत सारे हमने तरीके देखे थे, तो मल्टीसेलुलर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन प्रोपगेशन ठीक है। और कौन कौन सा हो सकता है, इधर बाइनरी फिजन देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, और यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है, जैसे नॉर्मल फिजन, अगर मल्टीपल फिजन की बात करें वो भी हो सकता है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। और कैसा हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, यहाँ पे यूनिसेलुलर में बर्डिंग हो सकता है, जैसे हमने यीस्ट में देखा था, यीस्ट इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फंजाई, ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, उसके अंदर बर्डिंग होता है। तो जो भी है बेसिकली आपको ये जानना है कि यूनिसेलुलर में बहुत सिंपली और बहुत ईजिली हो जाएगा, बस उसको डिवाइड होना है और वो नेक्स्ट जनरेशन दे देगा। पर मल्टीसेलुलर में इतना ईजी नहीं है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखा। और कौन कौन सा सकता है, मल्टीसेलुलर में आप जनरली देखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है,
यूनिसेलुलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन-कौन से, यहाँ पे प्रॉपर आपके पास जैसे मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, तो यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे प्रॉपर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अवेलेबल है, ठीक है। और अगर और कॉम्प्लेक्स है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स भी है यहाँ पे, जैसे कि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर के अंदर ही आएगा, ऑर्गन सिस्टम है, तो यहाँ पे बहुत अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस अंडरगो करता है ये। तो इस तरीके के डिफरेंस आपको बताना है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। तो आप एग्जाम्पल को दिमाग में रखो और उसके बाद आप बता पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं 10th, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। अब देखो स्टेबिलिटी क्यों देता है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो हमने क्या डिस्कस किया था, यही कि रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइंस में कि उसका रेलिवेंस क्या है। साइंस में आप जो भी चीज़ पढ़ोगे उसका रेलिवेंस जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि इरेलीवेंट है, कोई मतलब नहीं है इसका, जबरदस्ती पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। साइंस में आप पढ़ रहे हो तो उसका कोई इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है ए, ठीक है, और ये एक ऑर्गेनिज्म है बी। इसने अपने लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है, और इसने अपने लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस किया है और इसने सी और डी को जन्म दे दिया इसी टाइम फ्रेम के अंदर, सेम टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई, सपोज जैसे कि क्या कह सकते हैं, जैसे फ्लड आ गया, सपोज फ्लड आ गया, इसके लिए भी फ्लड आ गया, फ्लड आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म था, ए ऑर्गेनिज्म, ये मर गया। क्यों, फ्लड में डूब गया, ये एक्वेटिक नहीं था, इसके पास वाटर के अडेप्टेशन नहीं थे, तो ए ऑर्गेनिज्म पूरा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बी ऑर्गेनिज्म तो एलिमिनेट हो गया खुद, ये भी फ्लड में डूब गया, पर इसका जो सी और डी था वो कहीं और चले गए थे, जैसे कि माइग्रेट कर गए थे, या फिर वो किसी और अडेप्टेशन में चले गए थे, जैसे ये ट्री पे चले गए थे, तो फ्लडिंग में वो नहीं डूबे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इसने एक लेवल को तो एलिमिनेट कर दिया, कौन से लेवल की हम बात कर रहे हैं, इस लेवल को एलिमिनेट कर दिया, पर क्योंकि बी ने और आगे रिप्रोड्यूस किया था, तो इसके जो ये वाला नेक्स्ट जनरेशन है सी और डी, ये बचा रह गया। तो इससे क्या हुआ कि स्पीशीज जो है, स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रही, स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रही, और यहाँ पे स्पीशीज जो है उसका एक्सटिंक्ट हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो उसके टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस स्पीशीज में, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम होंगे, तो ज़्यादा चांस है कि वो स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगी अगर कोई भी नेचुरल फोर्स लगती है तो। पर अगर किसी ने रिप्रोड्यूस किया तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दूसरी बात, एवोल्यूशन को गिव राइज करता है, एवोल्यूशन को गिव राइज करता है। एवोल्यूशन को कैसे देखते हैं अभी। अब यहाँ पे क्योंकि इसने रिप्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है, और इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में भी यूज कर सकते हो सेम कॉन्सेप्ट को। कैसे, ए सेक्सुअल जो होता है अगर आप करोगे तो उसमें आपको पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस जो है वो है क्लोन बनाता है, मतलब डिट्टो ए का ए ही कॉपी बनता, ठीक है। तो अगर ए में कोई अडेप्टेशन नहीं है, सपोज अब इस बार फ्लड की जगह ड्रॉट आ रहा है, ड्रॉट आ रहा है मतलब कि नए सिनेरियो, नए चैलेंजेस रहेंगे, ड्रॉट आया है इस बार, ठीक है। तो ए का अगर ए ने ही बनाया था, या तो ए ने बनाया नहीं, जैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट है, तो अगर अगर ऐसे पूछे सेक्सुअल ज्यादा प्रेफरेबल क्यों है ए सेक्सुअल के ऊपर, तब भी ये कह सकते हो कि ए ने तो ए बनाया ही नहीं, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट है। और ए सेक्सुअल सेक्सुअल वाला अगर क्वेश्चन हो, ए ने ए बनाया था, पर क्योंकि ए में ये फैसिलिटी नहीं रही थी कि ड्रॉट से वो अडेप्ट कर सकते, पर यहाँ पे क्या हुआ था कि बी ने जब रिप्रोड्यूस किया तो उसने सी और डी बनाया था। अब क्या हुआ कि जनरेशन बाय जनरेशन वाटर क्राइसिस होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वाटर कम होते गया, तो बी जो है धीरे धीरे अडेप्ट करना स्टार्ट किया, पूरी तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाया, तो बी जो है एलिमिनेट हो गया। पर आगे चल के जो इसके सी और डी है वो धीरे धीरे अडेप्ट करना स्टार्ट हो गए, तो सी और डी अडेप्टेड हो गए, ऐसे कंडीशन के लिए, ड्रॉट के लिए, तो सी और डी बच जाएंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने हैबिटेट के अनुसार, वो अपने कंडीशंस के अनुसार अडेप्ट होता जा रहा है, इस वजह से एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से जो आपका पूरा जो कम्युनिटी है, पूरा पॉपुलेशन का, वो स्टेबल स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा।
तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, एवोल्यूशन की आप बात कर सकते हो, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज की बात कर सकते हो, उसके बाद जितने भी नेचुरल फोर्स है उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है अगर रिप्रोड्यूस करते रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन आते हैं। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वेरिएशन होगा ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन बन ही नहीं रहा। वेरिएशंस होते हैं तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं, अडेप्ट करने की पावर बढ़ जाएगी, तो जो है स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों यूज करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैंने आपको बताया कि अगर कपल है और उनको चाइल्ड नहीं चाहिए, उनको चिल्ड्रन नहीं चाहिए, ठीक है, कपल के अकॉर्डिंग जो फैमिली प्लानिंग होती है उनमें अगर उनको चिल्ड्रन नहीं चाहिए तो वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करेंगे इंटरकोर्स के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे, या फिर उसके पहले और बाद में भी कर सकता है। जैसे कि अगर बाद में करेंगे इंटरकोर्स के तो इमरजेंसी पिल्स होती है जो 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है इंटरकोर्स के। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर सपोज कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ भी होगा तो जो जाइगोट बनेगा और आगे की डेवलपमेंट रुक जाएगी। ठीक है, और इंटरकोर्स के दौरान तो बैरियर मेथड्स यूज कर सकते हैं, इंटरकोर्स के पहले कर सकते हैं, जैसे वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वास्ट डिफरेंस, इसका एक पोर्शन को कट कर देते हैं, यहाँ से इतना पोर्शन को कट कर देंगे और ऐसे टाई अप कर देंगे, वेसेक्टोमी। ठीक है, और ऐसी ट्यूबेक्टोमी होता है उसमें फेलोपियन ट्यूब का ये काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, स्पर्म आ ही नहीं पाएगा बाहर, स्पर्म बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो फिर जो है स्पर्म जब बाहर ही नहीं आ रहा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये भी एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हुआ। ऐसी ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है, तो रीजन इसका ये होगा कि अगर कपल को चिल्ड्रन नहीं चाहिए तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करेंगे। इसका सिंपल सा शॉर्ट आंसर यही होगा। और बाकी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स और डिफरेंट ये अभी हमने डिस्कस किया ही है यहाँ पे, तो आप ये सारे बता सकते हो कि कब कब यूज़ कर सकते हैं कौन से वाले। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक शॉट में पूरे हो गए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।